जय हिंद साथियों। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं का अध्ययन करेंगे। वैसे तो साथियों यह कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, पर कई बार इसे न समझने के कारण छात्रों को यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन महसूस होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच है, इस अवधारणा को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड है वह क्या है। तो जो मांग का नियम है वह हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध से हमारा अभिप्राय यह है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है, और ठीक इसके विपरीत यदि कीमत में कमी हुई तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, यदि अन्य बातें समान रहें तो। और इसे ही हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। यानी मांग का नियम जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं, वह हमें बताता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांडेड क्वांटिटी एंड इट्स प्राइस। तो आप अपने सामान्य जीवन में भी देखते होंगे कि जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो हम उस वस्तु की जो है मांगी जाने वाली मात्रा है, यानी हमारे द्वारा जो उस वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा है, उसमें हम कमी कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम अक्सर देखते हैं कि जब प्याज या टमाटरों के जो दाम होते हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो हमारे द्वारा उसकी जो खरीदी जाने वाली मात्रा है उसको घटा दिया जाता है। और यह सिद्धांत ठीक विपरीत स्थिति में भी लगता है, यानी कि जब वह सस्ते प्राइस पे उपलब्ध होते हैं, जब वह सस्ते कीमतों पे उपलब्ध होते हैं, तो अक्सर हम उनकी जो यूजुअल डिमांड की मात्रा होती है उससे ज़्यादा मांग करते हैं। तो यह मांग का नियम होता है। लेकिन यहाँ पे यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अन्य बातें समान रहने पर ही यह नियम लागू होता है। तो वह अन्य बातें क्या हैं, आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। तो यह मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पे मांग में वृद्धि हो या कमी हो। ये जो अभी आपने मांग का नियम पढ़ा वह केवल आपको इतना बताता है कि यदि कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम हो जाएगा, और यदि कीमतें घटेंगी तो मांग बढ़ जाएगा। लेकिन इस नियम में, इस मांग के नियम में कहीं पर भी आपको यह पता नहीं चलता है कि ठीक है कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाएगी, लेकिन कितना कम होगी, यानी उस मात्रा का बोध आपको मांग के नियम के माध्यम से नहीं हो सकता है। आपको केवल दिशा का पता चल जाता है कि हाँ, यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, पर कितनी मात्रा में। तो उस मात्रा को जानने के लिए हमें मांग की लोच की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह परिमाणात्मक परिवर्तन को बताता है। वहीं यदि आप मांग के नियम की बात करें तो वह केवल गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि मांग में जो परिवर्तन होगा वह किस दिशा में होगा उसको बताता है मांग का नियम। जबकि मांग का लोच हमें परिमाणात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, इस चीज़ को बताता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मांग की लोच को समझने से पहले आपको मांग फलन को समझना होगा, डिमांड फंक्शन को समझना होगा। तो मांग फलन हमें यह बताता है कि जो मांगी जाने वाली मात्रा होती है, अर्थात जो मांग होती है, वह किन चरों पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए ये आपका मांग फलन है। यहाँ पे dx जो है वह x वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, और यहाँ पे जो f लिखा रहता है उसका अभिप्राय होता है कि जो x वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है वह f यानी किस पे निर्भर करता है। तो वह निर्भर करता है अपने प्राइस पे, यानी कि x वस्तु की कीमत px पे, दूसरी वस्तुओं की कीमत पे, उपभोक्ता की आय पे y इनकम, और
टेस्ट यानी रुचि पे। तो इन 4 चीज़ों पे मांगी जाने वाली मात्रा निर्भर करती है, इसलिए उसे एफ से डिनोट करते हैं, फंक्शन से। अब इसके बारे में हमने आपको बता दिया, जैसे कि dx जो है यहाँ पे मांगी गई मात्रा है, px x वस्तु की कीमत है। तो किसी वस्तु की मांग जो होती है वह अपनी कीमत पे तो डिपेंड करती ही है। अभी आपको पिछले स्लाइड में हमने मांग का नियम बताया था, तो उसमें यही होता था कि किसी वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा होती थी वह अपने उस वस्तु की कीमत पे निर्भर करती थी, यानी अपनी कीमत पे। जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती थी तो मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती थी, और यदि कीमत आपकी घटती थी तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती थी। मतलब दोनों में कैसा संबंध था? विपरीत यानी निगेटिव। तो यहाँ पे भी किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी खुद की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। मतलब एक यदि बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब जो वस्तु होती है, मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा जो होती है वह केवल अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वह दूसरों वस्तुओं के, अन्य वस्तुओं की भी कीमत पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न उठेगा कि अन्य वस्तुओं की कीमत पे में वह कैसे? तो इसे आप एक उदाहरण की माध्यम से समझ सकते हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि मान लीजिए कि कार की जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो कार की कीमत पे तो डिपेंड करती ही है, साथ साथ पेट्रोल की कीमत पे भी डिपेंड करती है। उदाहरण स्वरूप यदि पेट्रोल के प्राइसेस किसी देश में बहुत ज़्यादा हो और कार की कीमत भले ही कम हो, लेकिन उस देश के लोग कार कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कार खरीदने के बाद उन्हें पेट्रोल भराना पड़ेगा और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आपने देखा कि जो कार की मांगी गई मात्रा होगी, जो कार का डिमांड है, वह अपने यानी कार की कीमत पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अपने पे तो ठीक है डिपेंड कर ही रहा है, पर उससे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत यानी दूसरी वस्तु की कीमत पे निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्रतिस्थापन्न वस्तुएं होती हैं और दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन्न वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है इंग्लिश में, और पूरक वस्तुओं को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है। तो उन 2 गुड्सों के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने यह देखा कि किस तरीके से किसी वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है वह सिर्फ अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि दूसरी वस्तुओं की भी कीमत पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो मांगी जाने वाली वस्तु है वह उपभोक्ता के आय पे भी निर्भर करती है। यदि उपभोक्ता की आय ज़्यादा होगी तो मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा होगी वह ज़्यादा मात्रा में किसी वस्तु की मांग होगी, और यदि उपभोक्ता का आय कम होगा तो जाहिर सी बात है मांग भी कम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ सीधा रिलेशनशिप है। आय के साथ मांगी जाने वाली मात्रा का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, धनात्मक है। वहीं अपने कीमत के साथ कैसा रिलेशनशिप था? निगेटिव था। मतलब एक बढ़ता था तो दूसरा घटता था। यहाँ पे सीधा संबंध है। मतलब जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा, और यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो मांग भी कम होगा। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट वेरिएबल है, वो है टेस्ट या रुचि। तो कहीं न हद तक किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि पर भी निर्भर करता है, और यह एक सीधा संबंध है जिसे हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा dx खुद की कीमत पे निर्भर करती है, अन्य वस्तुओं की कीमत पे निर्भर करती है, उपभोक्ता की स्वयं की आय पे निर्भर करती है, और रुचि पे। तो यह हो गया मांग फलन। यानी मांग फलन हमें यह बताता है कि जो हमारी मांग है वह किन किन चरों पे निर्भर करती है। अब चलते हैं आगे। मांग की लोच एवं उसके विभिन्न प्रकार। तो इससे पहले कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स देखें, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने देखा कि जो मांग होता है वह अपनी कीमत पे डिपेंड करता है, दूसरी वस्तुओं की कीमत पे डिपेंड करता है, और आय पे डिपेंड करता है, और टेस्ट पे। तो मैं बता दूं, जो मांग की लोच है वह भी इतने ही प्रकार की होती है। इसे जब अपनी कीमत पे डिपेंड करता है तो उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। जब आय पे डिपेंड करता है तो उसे हम कहते हैं मांग की आय लोच। और जब दूसरी वस्तु की कीमत पे निर्भर करता है तो उसे हम कहते हैं मांग की आड़ी लोच। टेस्ट लोच भी आप निकाल सकते हैं, पर वह अक्सर आपके सिलेबस में नहीं होता है।
तो देखते हैं हम मांग की लोच एवं उसके विभिन्न प्रकार। तो मांग की लोच मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने को बताया है। पहला होता है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होती है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा होता है मांग की आड़ी लोच, जिसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखते हैं मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कभी भी जो मांग की लोच है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वह एक फार्मूले से किया जाता है, और आप इसे देख सकते हैं। फार्मूला जो होता है वह होता है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ बटे में लिखा होता है तो उसे पढ़ने का तरीका यह होता है कि हम पहले नीचे वाले को, यानी जो बटे में है, उसको पढ़ते हैं। तो यदि मांग की कीमत लोच को हमें परिभाषित करना हुआ या परिभाषा देना हुआ तो हम इसे पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या है। तो हम बताएंगे कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। यहीं से इसका डिफिनीशन भी बन जाता है। यदि आप इंग्लिश में डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हिंदी में आप लिख सकते हैं कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अनुपातिक परिवर्तन, यह क्या होता है इसे हम देखते हैं। अनुपातिक परिवर्तन को मान लीजिए किसी समय में आपकी जो मांगी गई मात्रा है वह 10 थी और 1 साल बाद वह बढ़ के 12 हो जाती है। तो अब यहाँ पे बात किया जाएगा कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कितने का हुआ। तो अनुपातिक परिवर्तन जो होता है वह परिवर्तन बटे पहले की जो मूल्य है, मतलब टी टाइम पे आपका कितना मूल्य है। तो परिवर्तन को डेल्टा से नोट करते हैं। तो 10 से 12 होने में परिवर्तन कितने का हुआ, 2, और टी है पहले की कीमत। तो पहले का जो मांगी गई मात्रा है वह कितनी थी, 10। तो 2/10 यानी 1/5 आपका हो गया अनुपातिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम अनुपातिक परिवर्तन को निकालते हैं, जिसमें डेल्टा यानी चेंज बटे पिछली मांगी गई मात्रा या फिर जो भी वेरिएबल्स आप लेते हैं। तो इस तरह से अनुपातिक परिवर्तन हमें निकाला जाता है अनुपात में। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे पहली बात है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो यदि हम मांग की मात्रा को क्यू से डिनोट करें तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू, यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, प्लस पिछली मांगी गई मात्रा। इसी तरह कीमत में अनुपातिक परिवर्तन तो डेल्टा पी और पिछली कीमत। तो अब ये हमारा फार्मूला बन जाता है। लेकिन आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है जो सबसे नीचे का वेरिएबल्स होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देखेंगे डेल्टा क्यू इंटू पी और इसी तरीके से डेल्टा पी इंटू क्यू। तो ये हम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब यह जो है वह एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल है, लेकिन यदि इसी को कॉन्टिन्यूअस करें, यानी कि डेल्टा पी जो चेंजेज इन प्राइस है उसको हम टेंस टू 0 एकदम स्मॉल चेंज की ओर ले चलें तो यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा और फिर उसे हम डेरिवेशन के टर्म में लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन क्यू। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे जो मांग की कीमत लोच है वहाँ पे निगेटिव का साइन हर जगह हम लगाते हैं। उसका कारण यह है कि जो मांग की मात्रा है और जो कीमत है उस जो है तो मांगी गई मात्रा और कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसा कि हमने आपको मांग के नियम में बताया कि इन दोनों में उल्टा रिलेशनशिप होता है, यानी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांगी गई मांग की मात्रा कम हो जाएगी और कीमत जब कम रहती है तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोनों में उल्टा या निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और यदि दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे बार बार हमें निगेटिव चिन्ह फार्मूले में लगाना पड़ रहा है।
तो यह हुआ मांग की कीमत लोच। अब जो मांग की कीमत लोच है या फिर जितने भी हम लोच पढ़ेंगे उन सब के भी 5-5 प्रकार होते हैं। तो आइए उनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो प्रकार है वह है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा है इलास्टिक डिमांड या लोचदार मांग। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इकाई लोचदार मांग। चौथा है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। और फिर है यहाँ पे, इसे आप इन इलास्टिक कर लें, इन इलास्टिक डिमांड यानी कि पूर्णतया बेलोचदार मांग यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये 5 प्रकार हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे यह पूर्णतया लोचदार मांग का चित्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे यदि हम क्यू को ले लें यानी कि उत्पादन की मात्रा, और वाई एक्सिस में यदि हम पी को ले लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये मांग रेखा है वह कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि इस बात का द्योतक है कि प्राइस स्थिर है और इस प्राइस पे आप जो वस्तु की मात्रा है वह कितनी भी मात्रा ले सकते हैं, यानी पूर्णतः लोचदार है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करें बच्चों कि यहाँ पे जो इसका स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, ढाल मतलब यदि इस रेखा पे यदि आप एक गेंद रख देंगे तो वह गेंद कैसे होगी, स्थिर होगी, क्योंकि स्लोप 0 है, यह एकदम स्थिर है। तो जब स्लोप 0 होता है तो लोच अनंत होता है। कोई भी रेखा को आप देख के बता सकते हैं कि वह उसकी लोच कितनी है। यदि स्लोप ये ढाल मतलब गेंद रखने पे वह कितने तेजी से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे तो ढाल 0 है, 0 है, क्यों, क्योंकि गेंद स्थिर है। तो वहाँ पे जब ढाल 0 होता है तो लोच अनंत होती है। तो यह पूर्णतया लोचदार मांग का केस है जब लोच अनंत होती है। अब इस दूसरी ओर चलते हैं, लोचदार मांग। लोचदार मांग कब होती है, जब जो मांग की लोच है वह 1 से अधिक होगी। तो यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 स्लोप तो नहीं है जो ढाल है, पर आप कह सकते हैं कि ढाल थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, आप कह सकते हैं कि जब 1 से ज़्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे लोचदार मांग। तो यह आपका हो गया। अब हम और एक केस देखते हैं जिसको बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग ढलान ऐसी होती है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये आपको 45 अंश का कोण बना दे। तो 45 अंश का कोण जब बना देता है तो वहाँ पे मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाती है और हम उसे कहते हैं इकाई लोचदार मांग। फिर एक और आपको देखने को मिलेगा वह है बेलोचदार मांग। यहाँ पे जहाँ जहाँ इलास्टिक हो गया है इसे आप इन इलास्टिक पढ़ेंगे। तो इन इलास्टिक जो डिमांड है बेलोचदार मांग, तो बेलोचदार मांग में क्या होता है, जो स्लोप होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ पे गेंद आप रखेंगे तो वह तुरंत गिर जाएगी, और जब स्लोप ज़्यादा होता है तो इलास्टिसिटी कम होती है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वह 1 से कम है। अब हम देखेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्लोप जो है, यदि यहाँ पे कोई गेंद रखा जाए तो वह तुरंत गिर जाएगी, यानी स्लोप अनंत है। और जब स्लोप अनंत रहता है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वह 0 होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे जो है मांगी गई मात्रा क्यों होती है और वाई एक्सिस पे कीमत यानी कि प्राइस होती है। यह जो बेलोचदार मांग है इसका आप यदि व्यवहारिक जीवन में उदाहरण देखें तो यह हमें बताता है कि चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए यानी ऊपर की ओर चली जाए, चाहे कीमत कितनी भी घट जाए, मांग जो है हमेशा OQ के बराबर ही रहेगा। यानी इस कीमत पे, यानी जब कीमत कम है तब भी मांग उतनी है, और यदि कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी मांग में कोई वृद्धि देखने को या कमी देखने को नहीं मिलेगी। मांग यहाँ पे स्थिर है OQ के बराबर। अब ऐसा किन वस्तुओं में होता है? लोचदार का मतलब बेलोचदार का मतलब ये होता है कि प्राइस में परिवर्तन का प्रभाव मांगी जाने वाली मात्रा पे नहीं पड़ रहा है। प्राइस कम होता है तो भी मांग इतनी ही है, और प्राइस यदि बढ़ गया तो भी मांग उतनी है।
यदि व्यवहारिक जीवन में आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो एक वस्तु है जिसे हम नमक या सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मान लीजिए नमक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो भी आप नमक का जितना यूज करते हैं उतना तो करेंगे ही। यदि मान लीजिए आपके घर में 1 केजी नमक का कंजम्पशन है, तो चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए आप 1 केजी नमक आसानी से ले सकते हैं। और मान लीजिए यदि कीमत बहुत ज़्यादा घट भी गई है, तो भी आप जाहिर सी बात है खाने में नमक ज़्यादा तो नहीं डाल सकते हैं, तो नमक की जो कीमत कम होने पे आप मांग नहीं बढ़ाएंगे, यानी मांग का नियम यहाँ लागू नहीं होता है। यानी प्राइस जो है वह मांगी गई मात्रा पे अफेक्ट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्णतया बेलोचदार मांग है, परफेक्टली इनइलास्टिक मांग है, डिमांड है। और इस स्थिति में जो मांग की लोच है वह 0 है। और इस तरीके से अभी हमने जितने भी मांग के लोच देखे हैं उनको हम एक चित्र में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब यह पैरेलल लाइन के रूप में था तो जो मांग की लोच थी वह कितनी थी? अनंत। अब यहाँ अनंत से थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए मांग की लोच अनंत से तो कम है लेकिन 1 से ज़्यादा है। और जब यह 45 डिग्री का कोण यदि आगे बढ़ के यहाँ पे बना दें इस स्लोप पे हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि मांग की लोच 1 है। इसके अलावा जब 1 से कम हो जाती है यानी नीचे चली जाती है तो मांग की लोच 1 से कम होती है। और अंत में जब सीधी लाइन हो जाती है जहाँ स्लोप अनंत होता है तो हम कह सकते हैं मांग की लोच 0 है। तो इस प्रकार हमने मांग के जो 5 प्रकार थे, जैसे जब मांग की लोच अनंत होती है तो हम इसे कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो ये सभी जो मांग की लोच के प्रकार हैं उनको आप एक चित्र में भी दिखा सकते हैं। और हर चित्र में जैसा हमने बताया एक्स एक्सिस पे वस्तु की मांगी गई मात्रा और वाई एक्सिस पे कीमत रहती है। अब जैसा कि हमने बताया था कि जो मांग की लोच है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। तो जिसमें से पहला जो प्रकार था मांग की कीमत लोच, उसे हम देख सकते हैं, देख लिए हैं। अब हम जो देखेंगे वह है मांग की आय लोच। जैसा कि हमने बताया था कि जो मांग का नियम है वह हमें बताता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा केवल स्वयं की कीमत पर निर्भर नहीं करता बल्कि दूसरी वस्तु की कीमत पे निर्भर करता है और उपभोक्ता की आय पे। तो जब चूंकि वह आय पे भी डिपेंड करता है इसलिए उसे कहते हैं मांग की आय लोच। तो जो पिछला आपने डिफिनीशन देखा है वही डिफिनीशन यदि आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से, और वो फार्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आप मांग की आय लोच को भी सीख सकते हैं। बस फ़र्क कितना है, ऊपर सेम है यानी मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी। नीचे जहाँ पे होता था कीमत में अनुपातिक परिवर्तन उसके स्थान पे अब होगा आय में अनुपातिक परिवर्तन। बाकी सेम, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और अब जो हम परिभाषा देंगे वह यह देंगे, जैसा कि हमने बताया था कि जो बटे में नीचे लिखा रहता है उसे हम पहले लेते हैं। तो आप परिभाषित इसको करेंगे कि व्यक्ति के आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की आय लोच कहते हैं। क्या इसका परिभाषा हो गया। अब अनुपातिक परिवर्तन जैसा कि हमने पिछले वाले उदाहरण में भी बताया था कि मान लीजिए 2022 में आपकी जो आय थी वह 10 रुपये थी और 2023 में वह बढ़ के 12 रुपये हो गई। तो जो अनुपातिक परिवर्तन होगा वह होगा परिवर्तन बटे पिछला। तो मान लीजिए परिवर्तन आपका कितना हुआ, 10 से 12 होने पे कितना हुआ, 2, और पिछला कितना है 10। तो 2/10 यानी कि 1/5 जो होगा वह आपका कहा जाएगा अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पे उसी तरीके से मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन है। और यदि आप मांग की मात्रा को क्यों से डिनोट करते हैं तो अनुपातिक परिवर्तन का फार्मूला होगा परिवर्तन बटे पिछला यानी डेल्टा क्यू बटे क्यू। इसी तरीके से आय में परिवर्तन अनुपातिक, तो परिवर्तन आय में बटे पिछली आय। और फिर वही रूल जो सबसे नीचे होता है उसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ऊपर वाले अंश में होता है, और जो यहाँ रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है। इसलिए डेल्टा क्यू इंटू वाई एंड डेल्टा वाई इंटू क्यू। तो यह हमारा फार्मूला बन गया।
और इसी तरीके से हम मांग की आय लोच निकालते हैं। बस यहाँ पे एक परिवर्तन आता है कि जहाँ हम पहले कीमत लेते थे वहाँ अब हम आय लेंगे। यहाँ पे भी जहाँ डेल्टा पी होता था अब वो डेल्टा पी की जगह डेल्टा वाई और पी की जगह सिर्फ वाई का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह मांग की आय लोच हो गई। अब एक और लोच जो कि बहुत फेमस है, मान लीजिए यह x वस्तु एक है और एक हमने y वस्तु ले लिया। तो x वस्तु की कीमत मान लीजिए px है और y वस्तु की जो कीमत है वह py है। तो साधारणतः यह होता है कि x वस्तु की जो मात्रा है, मांग की मात्रा है, वह अपने कीमत x पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि y वस्तु की मांगी गई मात्रा है वह अपनी कीमत py पे डिपेंड करना चाहिए। पर जैसा कि हमने पूर्व के उदाहरण में आपको बताया है कि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो x वस्तु है वह अपने प्राइस पे निर्भर न करके दूसरी वस्तु y के प्राइस पे निर्भर करती है, और ठीक इसी प्रकार से दूसरी वस्तु y अपने कीमत पर निर्भर न करके दूसरी वस्तु x के प्राइस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, आड़ी तिरछी रेखा हो गई, और इसी कारण से इसे कहते हैं मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें x वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत, यानी कि जो x वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन पर कीमत किसकी, y की। तो यानी कि x की जो मांगी गई मात्रा है वह दूसरे वस्तु की कीमत y पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसे आड़ी लोच कहते हैं। बाकी सेम फार्मूला है, जो अनुपातिक परिवर्तन का आप फार्मूला देखते हैं वही है, डेल्टा x अपान x और डेल्टा py अपान py, और जो सबसे नीचे है उल्टा मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो डेल्टा x इंटू py बटे डेल्टा py इंटू x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है मांग की आड़ी लोच का फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों वह यह है कि आपने जो मांग की कीमत लोच देखी थी तो यहाँ पे जो साइन होता था वो निगेटिव होता था, लेकिन जब हम बात करेंगे आय लोच की तो ये जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और व्यक्ति के आय में धनात्मक संबंध होता है, यानी कि जब आय बढ़ेगी तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन जो होगा, यानी जब आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब आय घटेगी तो मांगी गई मात्रा में भी कमी होगी। तो इस तरीके से दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ और घट रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और इसलिए प्लस साइन लगती है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे आड़ी लोच के केस में तो हमने देखा ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो अब बात आती है कब यह प्लस होगा कब यह माइनस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि जो वस्तु है वह पूरक वस्तु है, यदि आपका जो वस्तु है वह कैसा वस्तु होगा, पूरक वस्तु होगा, तो उस स्थिति में निगेटिव साइन होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पूरक वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग होती हैं। मान लीजिए कि यदि x कार है और y पेट्रोल है, तो यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जो कार की मांग है वह कम हो जाएगी। तो एक बढ़ेगी दूसरी कम हो गई, मतलब एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, मतलब कैसा संबंध है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पूरक वस्तुओं के लिए निगेटिव रखेगा। लेकिन यदि वहीं स्थापन्न वस्तुएं हैं जो सब्स्टिट्यूट हैं, सब्स्टिट्यूट का उदाहरण हम देते हैं अक्सर चाय और कॉफ़ी के साथ। तो मान लीजिए यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी छोड़ के चाय की मांग करेंगे। तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ने के कारण चाय की भी मांग क्या हो गई, बढ़ गई, यानी दोनों एक बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ा, यानी सेम डायरेक्शन में सेम दिशा में जा रहा है, इसलिए दोनों में जो हमारा स्थापन्न वस्तुएं होंगी सब्स्टिट्यूट होंगे उनके लिए प्लस साइन होगा, वहीं पूरक वस्तु के लिए निगेटिव साइन होगा। तो यह प्रश्न पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कई बार पूछा जाता है कि जो पूरक वस्तुएं हैं उनके लिए मांग की लोच ऋणात्मक होगी कि धनात्मक। तो मैं आपको बता दूं पूरक वस्तु के लिए ऋणात्मक और स्थापन्न या सब्स्टिट्यूट वस्तु के लिए धनात्मक होगी। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मांग की बिंदु लोच या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो इसे हम देखते हैं। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और इसी के साथ ये हमारा वाई एक्सिस है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मांग वक्र है जिसका कोई बिंदु बी है। तो अब हम जो मांग की बिंदु लोच देखेंगे, हम सब जानते हैं यहाँ पे क्यू होता है और यहाँ पे पी होता है। अब मान लीजिए बी बिंदु है और किसी ने हमसे पूछा कि इस पे मांगी लोच क्या है, तो इसका जो फार्मूला होता है यह होता है निचला भाग यानी इस बिंदु से नीचे का भाग यानी बी सी बटे ऊपरी भाग, यानी ऊपरी भाग क्या है ए बी। तो निचला भाग बटे ऊपरी भाग कर देंगे तो हमें इस बिंदु पे लोच कितना है यह हमें पता चल जाएगा कि इस बिंदु पे लोच कितना है। इसे हम कहते हैं मांग की बिंदु लोच या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो निचला भाग जो है वह BC है बटे ऊपरी भाग यानी AB। तो मान लीजिए यदि यह निचला भाग 5 होता और यह ऊपरी भाग जो है वह भी 5 है, तो 5 बटे 5 यानी 1, तो यह कैसा लोचदार है, इकाई लोचदार है। तो इस तरीके से भी हम जो है वह मांग की लोच निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यह नीचे होता यही, तो उस स्थिति में जो हमारा केस होता वह थोड़ा अलग होता, क्योंकि नीचे के स्थिति में जो निचला भाग है वह कम हो जाता, और जब भी छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या यानी इसका भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वह 1 से कम होगा यानी बेलोचदार होगा। वहीं यदि ऊपर की स्थिति में कोई बिंदु होती और यह निचला भाग ज़्यादा और ऊपरी भाग कम होता, तो ऊपरी भाग बड़ी संख्या और जो भाग दे रहे हैं वह छोटी संख्या से, तो वह जो मान आता वह 1 से ज़्यादा आता। तो हम कह सकते हैं उस स्थिति में यानी कि इसके ऊपरी जो जितने बिंदु मिलेंगे वह लोचदार होंगे और इसके नीचे के सारे बिंदु बेलोचदार होंगे और बीच में 1 होगा यानी इकाई लोचदार होगा। तो इस प्रकार हमने मांग के बिंदु लोच को समझा। तो अब चूंकि यहाँ पे यह एग्जैक्ट बीच में है, इसलिए हम देखेंगे कि विभिन्न बिंदुओं पे मांग की लोच किस प्रकार होगी। तो यह ठीक बीच में है, यानी यहाँ से आधा ये और आधा ये बराबर है, इसलिए ऊपरी भाग और निचली भाग भी बराबर होंगे, इसलिए मांग की इकाई जो लोच है वह इकाई के बराबर है। ठीक इसके ऊपर के सारे बिंदुओं पे आप जाएंगे तो मांग की लोच ज़्यादा रहेगी, और नीचे के बिंदुओं पे जाएंगे तो मांग की लोच कम रहेगी। और इस बिंदु पे जैसा हमने बताया था एक सीधी लाइन खड़ी होती है और जहाँ पे मांग की लोच जो होती है वह 0 होती है, और इस बिंदु पे ऐसी लाइन आती है जहाँ पे मांग की लोच जो होती है वह अनंत होती है। तो इस तरीके से आप मांग के बिंदु लोच को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन, यानी कि जो मांग की लोच होती है वह कितने से कितने के बीच में होती है। तो जो पहला ऑप्शन है वह है 0 से 1 के बीच में, दूसरा है -1 से +1 के बीच में, तीसरा है -∞ से +∞ के बीच में, या जो चौथा है वह है 0 से ∞ के बीच में। तो जो सही उत्तर है हमारा वह है ऑप्शन डी, यानी जो मांग की लोच होगी, यानी कि मांग की लोच को हम ED से डिनोट करते हैं, तो वह 0 से बड़ा या बराबर होगी और इन्फिनाइट से छोटी या इन्फिनाइट के बराबर होगी। तो जो मांग की लोच की वैल्यू है वह 0 से ∞ के बीच में होगी, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बताता है द पॉइंट इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, यानी कि जो मांग की बिंदु लोच है वह कैसे परिभाषित किया जाता है। पहला है AB बटे BC, यानी ऊपरी भाग बटे निचली भाग, दूसरा है BC बटे AB, तीसरा है BC प्लस AB और चौथा है BC माइनस AB। तो जैसा हमने बताया था कि जो मांग के बिंदु लोच होती है उसमें पहले निचला भाग आता है तब ऊपरी भाग आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है B। तो इसी प्रकार से हम मांग की लोच के और भी प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।